हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री की आज हमारी पहली क्लास है। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। हिस्ट्री को आपको 3 पार्ट में पढ़ना होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं। देखिए, आप अपनी रजिस्टर और पेन अपने साथ रखेंगे, अपने नोट्स साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, तो आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास है, बिल्कुल न्यू है, तो आप अपना नोट्स अच्छे से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। ठीक है, अगर आपको अपने सिलेबस, आपके टॉपिक्स पता है ना, आपको याद है, तो आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से याद होता है। ठीक है, इसीलिए आज जो है आप क्या करेंगे, आज आप एक काम करेंगे मेरे साथ में। आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को याद कर लेना है। ठीक है, नोट्स तो बनाने हैं साथ में, उसके साथ में आपको याद भी करना होगा। ठीक है, तो जैसा मैं कहती हूं बस आपको वैसे वैसे करते जाना है। देखिए, फिर आपका सब्जेक्ट आपके हाथ में होगा, आपके माइंड में होगा, ना सिर्फ आपकी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या काम है आज की इस क्लास में, हमें अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स को समझना है, सिलेबस को समझना है और उसको याद भी करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री में, जैसे कि प्राचीन काल का भारत। प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री से एक चीज तो आप सबके माइंड में आती होगी कि कुछ आदि मानव टाइप। ठीक है, तो प्राचीन भारत हमारा कब से स्टार्ट होता है, जब कभी पहले आदि मानव हुआ करते थे। ठीक है, तो आदि मानव कौन थे फ्रेंड्स, जो कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, आपको पता है जंगलों में भटकते रहते थे। तो मनुष्य का जो विकास हुआ है वो आदि मानव से हुआ है ना। पहले जो आपके होमो सैपियंस, निएंडरथल, ये कुछ हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो वहां से जो आप आदि मानव समझिए, तो आदि मानव से ही हमारे जो मानव है उसका विकास होता रहा है। ठीक है, तो वहीं से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो आदि मानव से हम शुरू करते हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आप याद कर लीजिए, पाषाण काल। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है हमारा, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल, मैं थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में बताती हूँ। देखिए पाषाण काल क्या था, पाषाण काल ये टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या सब पढ़ेंगे। पाषाण काल में हम देखेंगे कि आदि मानव जो थे, ठीक है, आदि मानव थे, तो पाषाण काल में जो आदि मानव थे वे मेनली पत्थर का यूज करते थे। ठीक है, अपने काम को करने के लिए पत्थर का यूज करते थे पाषाण काल में। पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है। ठीक है, पाषाण काल को भी आप 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। कैसे, एक तो पाषाण काल में हमें पढ़ना होता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम जो मानव है, आदि मानव था, उसका विकास देखते हैं। पूर्व पाषाण काल में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आदि मानव थे ना वो शिकार करते थे, आखेट करते थे, शिकार करने को ही आखेट बोलते हैं। ठीक है, तो मानव, आदि मानव जो थे वो शिकार करते थे और खाद्य को संग्रह करते थे, भोजन इकट्ठा करने का काम करते थे। कब, पूर्व पाषाण काल में। ये सब हम देखेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूं और उसको आपका हर टॉपिक का एक इंट्रो दे रही हूं कि इसके अंदर हमें क्या सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो पूर्व पाषाण काल से क्या हुआ, तो मानव पूर्व पाषाण काल में भोजन को शिकार करता था और उस भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में जैसे ही मानव आया, उसने पशुओं को मारने की जगह पशु पालक बन गया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर नव पाषाण काल आया, तो नव पाषाण काल में क्या किया, उसने जो है पहले तो वो मतलब शिकार करता था, फिर उसने पालना शुरू किया। ठीक है, भोजन इकट्ठा करता था ना पहले, लेकिन नव पाषाण काल जैसे आया तो मानव का इतना विकास हुआ कि उसने खाद्य को, भोजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो गेहूं के बीज इकट्ठे करता, उनको बोता, उसका उत्पादन करता, उसका माइंड जो है वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया। तो यही सब हम पढ़ते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल की मेन विशेषता क्या है कि इस काल का जो आदि मानव था, इस काल का जो मानव था फ्रेंड्स, वो पत्थर का यूज करता था। एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो पहला टॉपिक आपका क्या है एंशिएंट हिस्ट्री में, पाषाण काल। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक पढ़ना होगा आपको ताम्र पाषाण काल। ठीक है,
पाषाण काल के बाद कौन सा टॉपिक आया? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ पर हम पत्थर का यूज करते थे पाषाण काल में, लेकिन ताम्रपाषाण काल में मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया और धातुओं में भी सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू किया। ठीक है, तो धातुओं में सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग शुरू किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। तो इस काल का जो मानव था वो धातु यानी कि तांबा और पत्थर दोनों का साथ में यूज करता था, इसीलिए तो इसका नाम ताम्रपाषाण काल है। देखिए, ताम्र मीन्स तांबा, पाषाण मीन्स क्या होगा? पत्थर। तो इस काल का मानव जो था वो पत्थर और तांबे दोनों का साथ में प्रयोग करता था। इससे पहले हमने पाषाण काल देखा था ना, यहाँ पर सिर्फ पत्थर का यूज करता था मानव, लेकिन यहाँ पर पत्थर और तांबा दोनों का यूज करने लगा। तो ताम्रपाषाण काल से धातुओं का यूज करना शुरू हुआ। तो 2 टॉपिक हमने देख लिए। मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको टॉपिक के नाम याद करने हैं मेरी क्लास में, ठीक है। फिर हम इनको बाद में हर टॉपिक को ना, हर टॉपिक पर आपकी क्लास आएगी। हम पाषाण काल अलग से समझेंगे, ताम्रपाषाण काल अलग से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। इनसे जहां से भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का काम क्या है? आपको टॉपिक्स को समझना, आखिर टॉपिक क्या है और उसको याद करना, ठीक है। तो पाषाण काल हो गया हमारा, ताम्रपाषाण काल हो गया। फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण काल के बाद आती है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो तीसरा टॉपिक आपका क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक शहरी सभ्यता थी। इसका जो मानव था उसने काफी विकास कर लिया था, ठीक है। उसका जो प्लानिंग आप देखेंगे ना, उसका जो माइंड देखेंगे वो मतलब अभी की तरह था बिल्कुल, ठीक है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर विकसित मानव था। तो हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। तो बस अभी आपको टॉपिक का नाम याद रखना है। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक देखे। सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद कौन सा टॉपिक? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बाद हमने देखा हड़प्पा सभ्यता। हमें हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना होगा। हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें टॉपिक कवर करना होगा अपना वैदिक काल। कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा हमें? वैदिक काल, ठीक है। और वैदिक काल को फ्रेंड्स हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, फिर है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या था, ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद हमें कौन सा काल पढ़ना है? वैदिक काल पढ़ना है, ठीक है। तो 4 टॉपिक मैं 4 बताई हूं अभी तक आपको। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, देन वैदिक काल हमें पढ़ना है। तो आई होप कि आपको याद हो रहा होगा और आप भी मेरे साथ में बोल रहे होंगे, ठीक है। बोलना है आपको, जैसे जैसे जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसको आप खुद से बोलिए, जोर से बोलिए, ठीक है, कि अच्छा ये टॉपिक हमें करने हैं, तभी आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, वैदिक काल हो गया आपका। वैदिक काल के बाद हमें पढ़ना होगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी बस आप इतना याद रखिए, वैदिक काल के बाद हमें पढ़ना होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद हमें पढ़ना है महाजनपद का दौर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो महाजनपद का दौर, महाजनपद का दौर में ही आपका मगध का उदय होता है। मगध का नाम आई होप कि आप सबने सुना होगा, लेकिन क्लैरिटी आई थिंक नहीं होगी। तो क्लैरिटी ये है फ्रेंड्स, ये जो महाजनपद का दौर है इसमें क्या होता है, इसमें 16 छोटे छोटे राज्यों का जन्म होता है, ठीक है। तो 16 छोटे छोटे राज्य होते हैं पूरे इंडिया लेवल पर, लेकिन तो सभी राज्य हैं, मगध भी एक छोटा सा राज्य था, लेकिन इन सब में जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है और अपना साम्राज्य स्थापित करता है वो होता है आपका मगध, ठीक है। तो मगध आपका होता है ये, इसीलिए तो बोलते हैं कि मगध का उदय, मगध साम्राज्य वर्ड यूज किया जाता है। जबकि मगध के टाइम में 16 तो और भी राज्य थे ना। महाजनपद का दौर इसे क्यों बोला जा रहा है, इसका नाम महाजनपद का दौर इसलिए है क्योंकि इस टाइम में 16 छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जिसमें से मगध भी एक राज्य था। लेकिन मगध ने जो है अपनी शक्ति का विस्तार किया और खुद को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, ठीक है। तो इसीलिए ये मगध का उदय होता है। तो मगध का उदय कब होता है? महाजनपद के दौर में, ठीक है। और जो फ्रेंड्स मगध होता है ना, मगध क्या है, एक राज्य है, इस पर 4 वंश शासन करते हैं मगध पर। ये वंश आपको याद रखना होगा। तो मगध पर कितने वंश शासन करते हैं? 4 वंश शासन करते हैं। पहला होता है आपका हर्यक वंश।
कौन सा वंश, आप नोट्स जरूर बनाना। हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश और चौथा है मौर्य वंश। ठीक है, तो मगध पर 4 वंश शासन करते हैं, इनके नाम आपको अभी याद कर लेने हैं। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मगध पर 4 वंशों का शासन, कौन कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ठीक है, याद हो गया होगा। फिर ये जो वंश है ना, इन वंश में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश में कौन सब राजा थे? आपके बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, ये सब आपके हर्यक वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर है आपका शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में कौन थे राजा? आपके शिशुनाग होते हैं। काला अशोक, काला अशोक आपके शिशुनाग वंश से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं। ठीक है, तीसरा है फिर आपका नंद वंश। तो नंद वंश में कौन सब राजा थे? महापद्मानंद, घनानंद। घनानंद के टाइम पर सिकंदर का आक्रमण होता है। ठीक है, तो ये राजा कहां पर बिलोंग करते हैं? नंद वंश में। अभी आपको बस अपने टॉपिक की एक लिस्ट बना लेनी है, सिलेबस की लिस्ट बनानी है और समझने की कोशिश करना है हर टॉपिक को कि हर टॉपिक्स में हम क्या सब पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे प्राचीन भारत का एक ओवरव्यू मिल पाए। ठीक है, तो नंद वंश। फिर मौर्य वंश आपका आएगा। मौर्य वंश में हम किन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं? मौर्य वंश में होते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम पढ़ते हैं आपके आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो है ये आपके मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपके महाजनपद का दौर, जिसमें हम 4 वंशों के शासन के बारे में पढ़ते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। और कौन कौन से राजा हम पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये हमारा छठा टॉपिक हो गया, महाजनपद का दौर। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपने सिलेबस को लिखेंगे, महाजनपद का दौर जिसमें मगध का उदय और मगध पर 4 वंशों का शासन। ठीक है, इसके बाद 7वां टॉपिक हम देखेंगे तो मौर्य वंश। हम मौर्य वंश तक हम आ चुके हैं। मौर्य वंश के बाद आती है आपकी पोस्ट मौर्यन एज, मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य वंश के बाद का समय। तो ये कौन सा टॉपिक है? मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का टाइम। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स क्या होता है, तो मौर्य वंश जो था ये काफी शक्तिशाली वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रखा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है, आपकी पोस्ट मौर्यन एज आती है। ठीक है, उसमें भारत क्या होता है, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, और पूरे भारत में अलग अलग राज्यों का शासन स्थापित होता है। तो पोस्ट मौर्यन एज में क्या हालत थी आखिर भारत की, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो आपका पूरा इंडिया है ना, तो इंडिया का जो पश्चिमोत्तर पार्ट है, लाइक आपका राजस्थान, पंजाब, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सिंध वाला, तो यहाँ पर शासन होता है विदेशी राज्यों का। विदेशी राज्यों में कौन थे? आपके हिंद, यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण। कुषाण का नाम आपने सुना होगा ना, तो ये आपके विदेशी राज्य थे जो बाहर से आकर जिन्होंने भारत पर शासन करना शुरू किया था। ठीक है, तो इनका शासन कहाँ पर था? ये पश्चिमोत्तर भारत में थे। हम कौन से काल की बात कर रहे हैं? पोस्ट मौर्यन एज की, मौर्य वंश के बाद के टाइम की। ठीक है, तो पश्चिम में हमने देखा कि विदेशी राज्यों का वो था, ठीक है, शासन। इसके बाद आपका, और जो आपका उत्तर और मध्य भारत था, यहाँ पर देशी राज्यों का शासन था। तो उनमें कौन थे? शुंग वंश, कानवा, सातवाहना। तो शुंग, कानवा, सातवाहना, इनका शासन कहाँ था? इनका उत्तर व मध्य भारत में शासन था। ठीक है, और दक्षिण भारत में क्या था? दक्षिण भारत में चल रही थी आपकी संगम एज। ठीक है, संगम एज में किसका शासन था? तो चेर चोल पांड्याज, चेर चोल पांड्याज का कहां पर शासन था? दक्षिण भारत। देखिए फिर से समझिए, ठीक है, क्लियर करना है हमें। तो मौर्य वंश तक हमने देखा। मौर्य वंश का किस पर शासन था? मगध पर। ठीक है, तो मौर्य वंश का जैसे ही पतन हुआ, हमारी पोस्ट मौर्यन एज आई। पोस्ट मौर्यन एज में जो पूरा इंडिया था वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। तो ठीक है, तो आप 3 पार्ट में पोस्ट मौर्यन एज को समझेंगे। जो आपका पश्चिम का भारत है वहां पर शासन था विदेशी राज्यों का। उत्तर और मध्य भारत में शासन था आपका देशी राज्यों का, जिसमें शुंग, कानवा, सातवाहना आते हैं। और दक्षिण में शासन था आपका जो संगम एज जिसको बोला जाता है, चेर चोल पांड्याज का। दक्षिण में किसका शासन था? चेर चोल पांड्याज का। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट मौर्यन एज थी। पोस्ट मौर्यन एज के बाद आपकी आती है गुप्ता एज। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एज के बाद आपकी गुप्ता एज आती है। गुप्ता काल में क्या होता है फ्रेंड्स, फिर से जो भारत था जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर से एक बार पूरा भारत एक सूत्र में बंध जाता है। ठीक है, गुप्ता जो थे वो पूरे भारत पर शासन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी गुप्ता एज। तो गुप्ता एज के बाद फिर आपकी आती है, ये 9वां टॉपिक है आपका, पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता एज में क्या होता है?
हमने देखा कि गुप्ता एज में, गुप्ता काल में पूरा भारत फिर से संगठित हो गया था, ठीक है। लेकिन पोस्ट गुप्ता एज में फिर से भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, छोटे छोटे वंश उदय होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है पोस्ट गुप्ता एज में। तो पोस्ट गुप्ता एज में हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? देखिए 3 मेन इस टाइम पर राज्य थे, तो वर्धना वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। पोस्ट गुप्ता एज में कौन थे? वर्धना वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। इनके बारे में हमें पोस्ट गुप्ता एज में पढ़ना होगा। वर्धना वंश, आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, तो हर्षवर्धन जो थे आपके वो वर्धना वंश से ही बिलोंग करते थे। देखिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिलेबस है, सिलेबस के थ्रू ही आपने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिलेबस। अब हम क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज, सबसे पहले पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो हम टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हर टॉपिक पर आपके लिए एक अलग क्लास लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में क्लास होगी। और जैसे आपको आज समझ में आया है इतना इजीली, वैसे ही आपको हर क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं, जो मेरे लिए ना मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, ठीक है। बस मेरा एक ही मकसद है, आपकी सफलता, कि आपका कुछ अच्छा हो, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो बस मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका डिटेल में पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। तो आपकी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं आज से ये कंटिन्यू रहेंगी। आपको डेली क्लास को फॉलो करना है, अपने नोट्स बनाना है, ठीक है। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, थैंक यू।